मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या मुख्तार अंसारी विलन थे, माफिया थे या फिर वो मसीहा थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्तार अंसारी की जीवन की तमाम गाथा आपको शुरू से अंत तक बताएंगे और उनके जो घोर प्रतिद्वंदी रहे ब्रजेश सिंह, उनके बारे में भी बताएंगे कि दोनों के अंदर इतनी ज़बरदस्त और कट्टर दुश्मनी कैसे हो गई। वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मुख्तार अंसारी को माफिया कहना चाहिए या मुख्तार अंसारी को मसीहा कहना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मुख्तार अंसारी एक शख्स थे जिनका परिवार बहुत ही ज़्यादा सम्मानित था। वो परिवार एक ऐसा सम्मानित परिवार था, उस परिवार के बारे में अभी मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा तो आप चौंक जाएँगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद के इलाके में 1963 में हुआ था। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के वक़्त उनकी उम्र 60 साल थी। मुख्तार अंसारी को ज़हर दिया गया या मुख्तार अंसारी की नेचुरल मौत है, इस पर एक सवाल उठ गया है और अब इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई। बहरहाल एक दूसरा विषय है, हमने इस पर एक वीडियो बना दिया है। आइए बात करते हैं मुख्तार अंसारी के सबसे पहले परिवार के बारे में बताते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी के दादा जो थे उनका नाम था मुख्तार अंसारी। चूँकि वो पीएचडी होल्डर थे तो अब उनके नाम के पीछे लगा था डॉक्टर मुख्तार अंसारी। उनके दादा बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, आप कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। कुछ समय के लिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। तो एक स्वतंत्रता सेनानी के ख़ानदान से मुख्तार अंसारी आते हैं। मुख्तार अंसारी के वालिद जो थे उनका नाम था सुभानुल्लाह अंसारी। मुख्तार अंसारी के वालिद सुभानुल्लाह अंसारी ये बहुत ही बाइज़्ज़त शख्सियत थे उस इलाके के और वो राजनेता थे। उसके साथ-साथ आज के राजनेताओं की तरह उनकी ज़िंदगी नहीं थी, बल्कि वो बहुत साफ़-सुथरी छवि के नेता थे, जिनकी दिल से लोग उस ज़माने में इज़्ज़त किया करते थे। यही वजह है कि कई सारे मौक़ों पर वो जो चुनाव लड़े, जीते, निर्विरोध जीते, बगैर किसी विवाद के। सुभानुल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। वहीं मुख्तार अंसारी के चाचा कह सकते हैं, रिश्ते में आते हैं हामिद अंसारी। आप जानते हैं कि हामिद अंसारी वो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी के नाना की बात है, तो ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में आप हो सकता है सुने हों, जानते हों। दरअसल उन्हें महावीर चक्र से नवाज़ा गया था उनके शौर्य के लिए, बहादुरी के लिए। दरअसल नौशेरा में जंग के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी का परिचय दिया था और उस दौरान वो शहीद भी हो गए थे। तो इसको लेकर के उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से एक सम्मानित परिवार से मुख्तार अंसारी आते हैं और मुख्तार अंसारी खुद 3 भाई थे। एक भाई जो बड़े हैं सबसे, करीब-करीब 73 साल उनकी उम्र है, उनका नाम है सिबगतुल्लाह अंसारी और जो दूसरे नंबर के हैं उनका नाम है अफ़ज़ाल अंसारी और मुख्तार अंसारी सबसे छोटे थे। तो इस तरह 60 साल की उम्र में मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया। हालाँकि अभी उनके दोनों जो बड़े भाई हैं, वो अभी जीवित हैं। सिबगतुल्लाह अंसारी वो विधायक हैं और इसके साथ-साथ अफ़ज़ाल अंसारी जो दूसरे नंबर के हैं, वो 5 बार के विधायक रह चुके हैं। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक थे, इसी तरीके से अफ़ज़ाल अंसारी भी 5 बार के एमएलए थे मोहम्मदाबाद सीट से और 2 बार वो गाज़ीपुर से वो लोकसभा के सांसद चुने गए। आखिर बार जब वो चुने गए तो बीएसपी के सांसद के तौर पर चुने गए और फ़िलहाल वो सांसद हैं, यानी अफ़ज़ाल अंसारी अभी फ़िलहाल सांसद हैं। हालाँकि इससे पहले उनको एक मामले में सस्पेंड कर दिया गया था, उनकी सांसदी ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन दोबारा से 15 दिसंबर 2023 को उनको सांसद बहाल कर दिया गया, यानी आप कह सकते हैं वो करंटली सांसद हैं। तो मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई अफ़ज़ाल अंसारी और उनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी, ये सारे के सारे लोग पॉलिटिशियन थे। अब और नीचे आते हैं तो मुख्तार अंसारी के जो बेटे थे, उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है उमर अंसारी और एक का नाम है अब्बास अंसारी। तो उमर अंसारी तो खैर नहीं, लेकिन अब्बास अंसारी जो हैं वो विधायक हैं। एसबीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर वो विधायक बने थे, यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, लेकिन फ़िलहाल वो जेल में हैं। अब्बास अंसारी विधायक होने के साथ-साथ वो शॉटगन चैंपियन भी हैं। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर कई सारे अवार्ड भी जीते। तो इस तरीके से मुख्तार अंसारी का ये पूरा ख़ानदान है। अब आप देखिए कि मुख्तार अंसारी का जो शिजरा अगर आप देखेंगे तो कितना शानदार है। लेकिन फिर मुख्तार अंसारी को माफिया क्यों कहा जाने लगा? मुख्तार अंसारी ने ये रास्ता क्यों चुना? राजनीति तो ठीक है, अपनी जगह पर सही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो टैग लगा, ठप्पा लगा माफिया का, डॉन का, क्रिमिनल का,
वो क्यों लगा, कैसे लगा, कब लगा, वो तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में चलिए अब यहाँ से बताने की शुरुआत करते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमने उनके ख़ानदान के बारे में बता दिया ताकि आपको समझ में आए कि मुख्तार अंसारी कोई आम शख्स नहीं थे, मुख्तार अंसारी बहुत ही ख़ास शख्स थे। तो मुख्तार अंसारी दरअसल पहली मरतबा 1996 में एमएलए के तौर पर वो इलेक्ट होते हैं और उसके बाद से वो मुड़ कर के पीछे नहीं देखते हैं। यानी 1996 से लेकर के 2022 तक वो लगातार एमएलए रहते हैं। इस बीच उन्होंने 2 मरतबा बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव जीते और उनका जो आखिरी चुनाव था वो 2017 में उन्होंने लड़ा था और उसके बाद 2022 से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और वो जेल में थे। दरअसल मुख्तार अंसारी को जेल क्यों जाना पड़ गया? तो वैसे मुख्तार अंसारी को तो 2004-5 में जेल जाना पड़ा, लेकिन उसके पहले उसकी भूमिका बाँधी गई। अगर उस पूरी भूमिका को आप समझ पाएँगे, तब आप समझ पाएँगे कि दरअसल ब्रजेश सिंह जो इनके घोर प्रतिद्वंदी थे, इनके साथ इनका पंगा कैसे हुआ। इसको समझने के लिए आपको मैं बताऊँ कि जब 80 के दशक में पूर्वांचल को लेकर के कई सारे भारत सरकार की स्कीम लॉन्च की गई, क्योंकि उस ज़माने में पूर्वांचल का जो इलाका था, वो बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था। तो उसके उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने कई सारी स्कीमों को लॉन्च किया। तो ज़ाहिर है कि जब बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, तो उसके ठेकेदार और बहुत सारे पट्टा लेने वाले, टेंडर लेने वाले बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए। उसी में मुख्तार अंसारी भी आ गए क्योंकि उनका जो परिवार रहा है वो राजनीतिक बैकग्राउंड था। शुरू से वो लोग तमाम चीज़ों को समझते थे, तो वो लोग पेश-पेश रहने लगे। लेकिन इसी बीच एक और व्यक्ति भी सामने आया। दरअसल वो जो व्यक्ति था, वो ब्रजेश सिंह था। ब्रजेश सिंह दरअसल अगर आप बात करें तो ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी के मुकाबले में बाद में आए, क्योंकि मुख्तार अंसारी उनका जो बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन ब्रजेश सिंह का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। ब्रजेश सिंह के जो पिता थे, वो सिंचाई विभाग में सरकारी मुलाज़िम थे और ब्रजेश सिंह एक नॉर्मल पढ़ाई-लिखाई करने वाले स्टूडेंट थे। वो अच्छे खासे पढ़ाकू इंसान थे। लेकिन हुआ यूँ कि उनके पिता का मर्डर हो गया था और ब्रजेश सिंह के पिता को मारने वाले व्यक्ति का नाम था हरिहर सिंह। तो हरिहर सिंह के ताल्लुक से ब्रजेश सिंह ने प्रण लिया था, बल्कि अर्थी पर उसने जाकर के कसम खाई थी कि हम अपने पिता के कातिलों का बदला लेंगे। और इसको लेकर के उन्होंने हरिहर सिंह को जाकर के ऐसे ही बहुत करीब से गोली मारी थी। इसके साथ-साथ दरअसल वो धौरहरा के रहने वाले थे ब्रजेश सिंह, तो धौरहरा के जो ग्राम प्रधान थे, उनका नाम था रघुनाथ। तो रघुनाथ को भी गोली मारी थी, क्योंकि रघुनाथ जो थे वो उनके पिता के मर्डर में शामिल थे, इसलिए उनको कचहरी में जाकर के AK-47 से गोलियों से मारा था। तो इस तरीके से हरिहर सिंह को और रघुनाथ दोनों को, यानी इन्होंने ब्रजेश सिंह ने जाकर के अपने पिता का बदला लेने के लिए गोलियों से भून दिया। फिर धीरे-धीरे ब्रजेश सिंह को लगा कि अब एक अलग दिशा में जानी चाहिए और ब्रजेश सिंह ने 80 के दशक में यहीं से अपनी एक टीम बनानी शुरू की। और हुआ यूँ कि इनके पिता का जो मर्डर हुआ था ग़ालिबन 1984 में हुआ था। तो उन्होंने फिर उसके बाद अपनी टीम बनानी शुरू की और टीम बनाने के बाद में उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को अपनी टीम में भर लिया, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि गैंग के तौर पर। तो उन्होंने एक गैंग बनाया और उसमें एक व्यक्ति को रखा अपने गैंग में, जिसका नाम था त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह दरअसल मुख्तार अंसारी का बहुत घोर विरोधी था, या यूँ कह लीजिए बहुत कट्टर दुश्मन था। अभी तक ब्रजेश सिंह का मुख्तार अंसारी से कोई कनेक्शन नहीं था। मुख्तार अंसारी एक अलग दिशा में काम कर रहे थे और ब्रजेश सिंह अपने पिता के कातिलों से बदला ले रहे थे और उनका मार रहे थे और अपना एक अलग गैंग डेवलप कर रहे थे। उनका मुख्तार अंसारी से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन मुख्तार अंसारी से उनका कनेक्शन तब शुरू होता है, जब वो मुख्तार अंसारी के धुर विरोधी, या यूँ कह लीजिए कट्टर दुश्मन त्रिभुवन सिंह को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। तो जब ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह को अपने गैंग में शामिल करते हैं, अब यहाँ से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह एक दूसरे के आमने-सामने आते हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी के दुश्मन को ब्रजेश सिंह ने अपने गैंग में शामिल कर लिया था। तो एक तरीके से अब मुख्तार अंसारी के लिए खतरा बढ़ गया। इसी को बुनियाद बनाते हुए मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में टकराव की स्थिति बनने लगी। यहाँ से शुरुआत होती है दोनों के बीच दुश्मनी की और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। एक दूसरे के इतने जानी दुश्मन बन गए कि बस एक दूसरे को पाएँ तो मार डालें। इसी कड़ी में साल आता है 2001 का और 2001 में ब्रजेश सिंह अपने गुर्गों के साथ में मुख्तार अंसारी के काफ़िले पर एक जगह हमला कर देते हैं और उस काफ़िले में मुख्तार अंसारी समझ लीजिए बाल-बाल बच गए। थोड़ा बहुत घायल हुए थे, लेकिन जान से बच गए थे। तो इस तरीके से मुख्तार अंसारी के काफ़िले पर जब हमला हुआ तो दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी के नतीजे में
ब्रजेश सिंह के ग्रुप के 3 लोग उसमें मारे गए और ऐसा लगा कि ब्रजेश सिंह को भी गोली लगी और वो भी मारे गए। ब्रजेश सिंह के मर्डर की जब खबर पूर्वांचल में फैली तो ऐसा लगा कि मानो पूर्वांचल के लोगों ने राहत की सांस ली, जो लोग ब्रजेश सिंह से त्रस्त थे। अब इस तरह मुख्तार अंसारी का वर्चस्व अकेले बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इधर अब ब्रजेश सिंह नहीं थे। अब चूंकि ब्रजेश सिंह नहीं थे और इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के ग्रुप के लोगों ने ब्रजेश सिंह के बहुत सारे ग्रुपों को ठिकाने लगा दिया था, तो मुख्तार अंसारी अकेला एक कह सकते हैं शेर के रूप में चलने लगे उस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में। इस बीच ये होता है कि मुख्तार अंसारी 2004-5 में जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो मोहम्मदाबाद की जो सीट थी वो मुख्तार अंसारी की घरेलू सीट थी और इस 2004-5 के इलेक्शन में मुख्तार अंसारी ने अपने भाई को यहाँ से पर्चा भरवा दिया। और इसी बीच अब आपको यहाँ चौंका देने वाली बात बताएं कि मुख्तार अंसारी का जो धुरविरोधी ब्रजेश सिंह थे, ब्रजेश सिंह दरअसल वो मरे नहीं थे, बल्कि ये भाग गए थे उड़ीसा में। 2008 में वहाँ से वो देखे गए और फिर वहाँ से उनको लाया गया, क्योंकि ब्रजेश सिंह बहुत बड़े एक अजीब किस्म के थे, कहीं डॉक्टर बन करके, कहीं बिजनेसमैन बन करके, कहीं नाम छुपा करके, अलग अलग नामों से वो पूरे मुंबई में रहे, डी कंपनी में भी रहे, तो इस तरीके से वो कई जगहों के में रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की जो कहानी और लुका छुपा की थी, ये बहुत दिनों तक चली। बहरहाल तो ब्रजेश सिंह चूंकि जीवित थे, तो ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के वर्चस्व को कम करने की या खत्म करने के लिए उन्होंने बीजेपी के एक नेता कृष्णानंद राय को वहां से एक तरीके से प्रोजेक्ट किया, या यूं कह लीजिए कि उनके पीछे पूरा काम करने लगे। ब्रजेश सिंह पूरा मैनेजमेंट संभालते थे और कृष्णानंद राय जो थे वो विधायकी का चुनाव लड़ने पहुंच गए मोहम्मदाबाद सीट से इनके मुकाबले में। और हुआ यूं कि मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय वो चुनाव जीत गए। अब ये तो बहुत ज़्यादा अपमानजनक बात थी, वो तो बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे आपको याद होगा कि अतीक अहमद के भाई जो मोहम्मद अशरफ थे, उनकी जगह पर बीएसपी के जो नेता थे वो चुनाव जीत गए थे। आपको अगर याद होगा तो किस तरीके से बीएसपी के उस विधायक की विधायक रहते हुए ही दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। बिल्कुल इसी तरह की कहानी कमोबेश वही हुई थी यहाँ पर भी। तो इसमें ये हुआ था कि कृष्णानंद राय और उन सहित 7 लोगों को गोली मारी गई थी और इतनी गोली मारी गई थी, गोली नहीं मारी गई थी बल्कि यूँ कह लीजिए कि पूरा बदन छलनी कर दिया गया था। करीब-करीब 70 गोलियाँ निकली थीं। इस तरह मुख्तार अंसारी, उनके कुछ करीबी मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा ऐसे लोगों पर हत्या के आरोप लगे। बहरहाल हालाँकि बाद में मुख्तार अंसारी के ताल्लुक से वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी कभी भी अपने हाथ से किसी का मर्डर नहीं करते थे, वो अपने लोगों से करवाते थे। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी इस जैसे बहुत सारे मामलों में कन्विक्ट नहीं हो पाए। हालाँकि मुख्तार अंसारी करीब 7 से 8 मामलों में कन्विक्टेड हुए। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। तो बहरहाल मुख्तार अंसारी पर यह आरोप लगा और उसके बाद से मुख्तार अंसारी की जो टीम थी वो इन तमाम चीज़ों में उलझ गई। मुकदमा हुआ, एफआईआर हुआ और कई तरह की चीज़ें देखने लगी। इसके साथ ही 2005 में मऊ में दरअसल दंगा भड़काने के आरोप में मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था गाज़ीपुर में, और मुख्तार अंसारी सरेंडर करने के बाद पहली बार गाज़ीपुर जेल पहुँचे और गाज़ीपुर जेल से उसके बाद उनको मथुरा जेल ले जाया गया, फिर उसके बाद में आगरा जेल ले जाया गया, फिर उसके बाद में उनको बांदा जेल शिफ्ट किया गया। हालाँकि इस दौरान उन्हें पंजाब में भी रखा गया था, लेकिन दोबारा से उसको उन्हें ला करके बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और मौत तक वो बांदा जेल में थे और वहीं से वो चुनाव जीता करते थे। यानी 5 बार के जो विधायक रहे, आप कह सकते हैं कि 3 बार कमोबेश वो जेल से ही वो विधायक बने और 2005 से वो अब तक वो जेल से बाहर नहीं आए थे। हालाँकि ऐसा कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी बाज़ाब्ता जेल के बाहर आया करते थे, शॉपिंग किया करते थे और फिर पुलिस वालों के साथ चले जाया करते थे। मतलब उनका जेल से अंदर रहना, बाहर रहना वो वैसे ही था, बराबर था। तो इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। मुख्तार अंसारी का मामला ऐसा था कि उन्होंने एक मरतबा लोकसभा का चुनाव भी लड़ा मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ, हालाँकि वो हार गए थे और 2019 में भी उन्होंने कोशिश की थी वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की, लेकिन फिर उन्होंने अपना नाम वापस इसलिए ले लिया कि उन्हें लगा कि धूमीकरण हो जाएगा तो शायद ये अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव एक तरीके से अपने आप को उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, नहीं लड़े। तो उनके भाई अफ़ज़ाल अंसारी 5 बार के एमएलए और 2 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और दोनों बार जीता, और मुख्तार अंसारी 1 बार लड़े लेकिन हार गए, 1 बार प्लान बनाए लेकिन लड़े नहीं। और उनके जो सबसे बड़े भाई हैं सिबगतुल्लाह अंसारी भी वो विधायक हैं।
तो इस तरह मुख्तार अंसारी का 60 साला जीवन था। 1989 में उन्होंने अफशां अंसारी से शादी की थी, जिसके बाद उनके 2 बच्चे पैदा हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, उमर अंसारी और अब्बास अंसारी। इस तरीके से मुख्तार अंसारी एक ऐसी शख्सियत थी जो रॉबिन हुड की स्थिति थी उनकी। यूँ कह लीजिए कि वो गरीबों के लिए बिल्कुल मसीहा के तौर पर थे और अमीरों के लिए या वहाँ के गुंडा बदमाश मवाली, उनकी भाषा में अगर कहें तो उनके लिए वो किसी कहर से कम नहीं थे। वो इस बात को कहते हुए बार-बार सभाओं में सुने जाते थे कि अगर कोई गरीबों के हित को मारेगा तो मैं उसका पंजा मरोड़ दूँगा, और इसके लिए अगर कोई मुझे माफ़िया कहता है तो मैं इसको प्राइड समझता हूँ। इस तरह की बातें वो अपने भाषणों में कहते थे और लोग खूब तालियां बजाते थे। इस रमज़ान के महीने में मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ। इससे पहले वाले रमज़ान में अतीक अहमद को कैमरे के सामने गोली मारी गई, उसके भाई अशरफ को भी। तो इस तरीके से जब उस वक्त अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, तो एक धड़ा जो था वो ट्विटर पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर वो जश्न मना रहा था और प्रधानमंत्री मोदी और योगी को बधाई दे रहा था कि आपने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, वो आज भी एक धड़ा उसी तरीके से जश्न मना रहा है। उसका ये मानना है कि मुख्तार अंसारी को योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी मिलाने के नाम पर साफ कर दिया है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि मुख्तार अंसारी का जो निधन हुआ है, ये भी अपने आप में एक विवादित सवाल है कि क्या मुख्तार अंसारी की ये नेचुरल डेथ है या मुख्तार अंसारी को ज़हर दिया गया। क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई अफ़ज़ाल अंसारी जब वो मिलने गए थे उनसे, तो मुख्तार अंसारी ने उनको खुद बताया था कि मुझे स्लो पॉइज़न खाने में दिया जा रहा है, और ये बात उन्होंने कोर्ट को भी शिकायत की थी, कोर्ट को भी बताया था। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका और आखिरकार उनकी मौत हो गई, और ये आशंका ही रह गई। डॉक्टर के मुताबिक मुख्तार अंसारी का जो निधन हुआ वो हार्ट अटैक से हुआ, लेकिन हार्ट अटैक के पीछे का जो कारण हो सकता था वो यही हो सकता था कि जैसा कि उनके बताने के अनुसार उन्हें खाने में स्लो पॉइज़न दिया गया। इससे उनकी तबीयत बढ़ती चली गई, एसिडिटी की शिकायत हुई और फिर कई तरह की दिक्कतें सामने आईं। हालाँकि इससे पहले उल्टी हुई थी, तो वोमिटिंग की वजह से बहुत सारा जो विष था या ज़हर था वो निकल गया था, लेकिन कंटीन्यूअसली वो कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, यहाँ तक कि वो गश खा के गिर पड़े थे और उसके बाद में फिर वो बेहोश हो गए थे और फिर उसके बाद में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इस तरह की पूरी कहानी थी। हालाँकि मुख्तार अंसारी को पहली मर्तबा हार्ट अटैक नहीं आया। 2018 में बांदा जेल में ही उन्हें एक बार और हार्ट अटैक आया था और उस वक़्त भी उन्होंने पॉइज़न देने का आरोप लगाया था। तो इस तरीके से मुख्तार अंसारी को आखिरकार अगर माना जाए कि पॉइज़न दिया गया, तो मुख्तार अंसारी की हत्या कर दी गई, और अगर ऐसा माना गया कि मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से निधन हुआ है और स्लो पॉइज़न वाली बात सही नहीं है, तो यूँ कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की ये नेचुरल डेथ है। अब ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि कोई ना कोई जाँच टीम बैठेगी और मुख्तार अंसारी के ताल्लुक से कोई ना कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद पता चलेगा कि वाक़ई मुख्तार अंसारी की नेचुरल डेथ थी या मुख्तार अंसारी को मारा गया। दोस्तों, मुख्तार अंसारी को जब हम लोग यहाँ बैठ कर के देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मुख्तार अंसारी कोई बड़े माफिया थे, क्रूर थे और एक तरीके से एक छत्र वहाँ पर पूर्वांचल में अपना राज चलाना चाहते थे। लेकिन जब ग्राउंड पे जाकर के लोगों से मिलिए, तो पता चलता है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले थे, कमज़ोरों को बहुत सम्मान देने वाले थे। तो कोई भी वहाँ का इंसान अंसारी परिवार के ताल्लुक से कोई नेगेटिव बात नहीं करता है, उस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में। तो ऐसा लगता है कि जो मुख्तार अंसारी की छवि बनी थी, वो मीडिया ने एक माफिया और डॉन की छवि बनाई थी। लेकिन अगर किसी की छवि को सही मानों में देखना है, तो आप ज़मीन पे जाके देखिए, तो आपको वास्तव में सच्चाई पता चलेगी, तब आपको अंदाज़ा होगा कि वो व्यक्ति कैसा है। बहरहाल, मुख्तार अंसारी के ताल्लुक से आप देखने वालों की क्या राय है? मुख्तार अंसारी आपको कैसे लगते हैं? मुख्तार अंसारी की मौत से आपको क्या कुछ लगा? तो तमाम बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जितना आप इस वीडियो को हो सके शेयर कीजिए, ताकि लोगों को मुख्तार अंसारी के बारे में डिटेल में पता चले कि मुख्तार अंसारी की पूरी ज़िंदगी कैसी थी।